हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर रहे हैं और यह सेट ना सिर्फ दरोगा परीक्षा के लिए बल्कि अन्य सभी प्रकार के परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स इस चैनल को शाही पाठशाला को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने नज़दीक के करीब के मित्रों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपको सेट में और भी किसी प्रकार की तब्दीली चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें और यदि हमारा सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपके पास 4 विकल्प है, मिनिकॉय, कवरत्ती, सी अमीनी और डी एंड्रोट। तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हो जाएगा आपका एंड्रोट, जो है वह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको मैंने प्रश्न में इसलिए शामिल किया है कि हाल में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक लक्षद्वीप में संपन्न हुई है। लक्षद्वीप जो है वह 36 द्वीपों का समूह है और इसमें सबसे बड़ा जो है वह एंड्रोट है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का दक्षिणी सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ इतने बात को आपको ध्यान में रखने हैं कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट। एंड्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिमासा समुदाय किस राज्य से संबंधित है। तो दिमासा समुदाय का संबंध किस राज्य से, ये आपको जवाब देने हैं। यहाँ पर 4 विकल्प है आपके पास, ए ओडिशा, बी असम, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी असम। दिमासा समुदाय का संबंध जो है वह असम राज्य से है। इसको मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि हाल ही में दिमासा नेशनल आर्मी ने असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दिमासा नेशनल आर्मी के नाम से असम के दीमा हसाओ और किरवी आंगलोंग जिलों में सक्रिय एक विद्रोही जनजाति समूह थी और यह समय समय पर विद्रोह को अंजाम देते रहता था। लेकिन हाल के दिनों में दिमासा नेशनल आर्मी ने असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ जो है एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए मैंने दिमासा समुदाय को जो है कि प्रश्न में शामिल किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। विकल्प नहीं, कथन 1 है, जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर के जन्म स्थान है। बी नहीं, दूसरा है, शिक्षा भूमि लंदन में वह स्थान जहाँ वह अपने अध्ययन काल में रहते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा जा रहा है कि अध्ययन काल में जहाँ रहते थे उस जगह को शिक्षा भूमि कहा जाता है। तीसरा कथन है, दीक्षा भूमि नागपुर में वह स्थान जहां भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। चौथा कथन है, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान। और 5वां है, चैत्य भूमि मुंबई में उनके अंतिम संस्कार का स्थान। उनके मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, यहाँ मैंने पहले जो कथन में शामिल है अंबेडकर का जन्म स्थान, तो सभी बातें अंबेडकर के बारे में ही लिखा हुआ है। आगे कूट दिया हुआ है, कूट से आपको जवाब देने हैं कि कौन से कथन सत्य है। तो पहले कूट में है 1, 2, 4 और 5, दूसरे कूट में है 3, 4 और 5, तीसरे में है 1, 3 और 5 और चौथे का है 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि पांचों कथन सत्य है, यानी विकल्प डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। तो पांचों कथन दिया गया जो है यह पांचों सत्य है। यानी जन्मभूमि जो है मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर का जन्म स्थान है। शिक्षा भूमि लंदन में वह स्थान है जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अध्ययन काल में रहते थे। दीक्षा भूमि वो जगह है
जहाँ नागपुर में वह स्थान जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का जो है कि दीक्षा ग्रहण किया था। महापरिनिर्वाण भूमि कौन सी है? जहाँ उनके निधन, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। और चैत्य भूमि वो भूमि है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह पांचों कथन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पर पांचों कथन सत्य है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट के धुएं में क्या मुख्य प्रदूषक के रूप में है, ये आपको जवाब देना है। विकल्प ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन व निकोटीन। विकल्प सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। विकल्प डी है डाई ऑक्सीजन व बेंजीन। तो यहाँ पर विकल्प सी सही जवाब है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। धुएं में निकोटीन नहीं होता है, ठीक है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। यहाँ मैं जानकारी दे दूँ कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। तंबाकू के जलने पर रंगहीन व गंधहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो आरबीसी को, ब्लड का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्तकण जो होता है, वो शरीर में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के वाहक का काम करता है। तो आरबीसी जो है वह हृदय, मस्तिष्क, मांसपेशियों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये इफेक्ट डालता है अपने शरीर पर। और बेंजीन जो है यह शरीर में कैंसर के लिए जो है जिम्मेवार होता है। शरीर में कैंसर होने का खतरा जो उत्पन्न करता है वो बेंजीन ही करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक के रूप में कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में। उसके बाद आइए नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। विकल्प ए एक न्यायिक सलाहकार, विकल्प बी एक प्रशासनिक अधिकारी, विकल्प सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, विकल्प डी राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए एक न्यायिक सलाहकार। जानकारी दे दूं कि सॉलिसिटर जनरल अपने देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह महान्यायवादी का न्यायिक सलाहकार होता है। साथ ही भारत सरकार की ओर से अदालतों में सरकार का पैरवी भी करता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह एक न्यायिक सलाहकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट 6ठा नंबर प्रश्न है, डिजिटल रुपये के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो डिजिटल रुपये के बारे में जो कथन है, पहला कथन है यह एक प्रकार का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है, और दूसरा कथन है डिजिटल रुपया के धारक को ब्याज मिलेगा। तो दो कथन है आपके पास, आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं या हैं। तो विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, विकल्प सी है एक और दो दोनों, और विकल्प डी है न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, केवल एक जो कथन है वह सही है। यह एक प्रकार का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है और इसमें डिजिटल रुपया के धारक को ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है मिलेगा, जो बिल्कुल कथन गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कथन एक सही है। जानकारी दे दूँ कि आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से खुदरा डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया जो है करेंसी नोटों का एक रूप है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। यह एक प्रकार का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है। इसका उपयोग संपर्क रहित लेन देन में किया जाएगा। तो इस प्रकार से जानिए कि डिजिटल रुपया जो है एक प्रकार का आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद आइए 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। यानी आप जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 1984 में ये घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था, जिसमें एक बड़ी मात्रा में जान माल की
क्षति देखने को मिली थी। तो इस गैस त्रासदी के बाद एक जो अधिनियम है पारित किया गया था, वो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको बताना है। विकल्प ए है वशीयु यानी प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, बी है वन संरक्षण अधिनियम, विकल्प सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया था भोपाल गैस त्रासदी के बाद। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में, और यह अधिनियम जो है 2 वर्ष के बाद 1986 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड किस गैस का रिसाव हुआ था, ये बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है कि रिसाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है, 4 विकल्प है आपके पास, बिठूर, ढेंकानाल, सी है रामगढ़ और डी है जाजमऊ। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है बिल्कुल सही है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वह बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ है? तो बिठूर जो है कि कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बिठूर नामक का स्थान है। वहीं पर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन भी जो है यहीं यानी बिठूर में बीता है। 1857 की क्रांति में बिठूर पर जनरल हैवलॉक ने कब्जा कर लिया था। 1857 की क्रांति का दमन किया था। और हैवलॉक के बारे में आप लोग एक बात बहुत चर्चा में रहता है इन दिनों, ये सुने होंगे, बदले हुए नाम में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप था और इसी हैवलॉक के नाम पर हैवलॉक द्वीप रखा गया था, जिसका नाम वर्तमान समय में बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है, तो हैवलॉक। और हैवलॉक ही है वो जो 1857 की क्रांति में बिठूर में जो है क्रांति का दमन किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित जो है किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 4 विकल्प है आपके पास, 2011, 2012, 2013 और 2014। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अधिसूचित किया गया है। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वर्ष 2013 में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपको याद रखने हैं। ये कब पारित किया गया था? तो ये वर्ष 2013 में जो है कि इसको अधिसूचित किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह कौन जारी करता है? 4 विकल्प है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी है विश्व आर्थिक मंच और डी है संयुक्त राष्ट्र। तो आपको बताना है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह कौन जारी करता है। तो यहाँ विकल्प सी जो है यह बिल्कुल सही जवाब है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वह जारी किया जाता है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, किस अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी? 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए चार्टर अधिनियम 1973, विकल्प बी चार्टर अधिनियम 1833, विकल्प सी चार्टर अधिनियम 1853 और विकल्प डी चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी चार्टर अधिनियम 1813। इसी अधिनियम के द्वारा, इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है, चार्टर अधिनियम 1913 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी।
इसी यानी चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार जो प्राप्त था भारत में व्यापार करने का, उसको समाप्त करके सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जो है भारत में व्यापार को खोल दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? विकल्प ए पियामीटर, विकल्प बी अरेचनोइड मीटर, विकल्प सी ड्यूरामीटर, विकल्प डी एरेक्नवायड जो है। इस चार में से आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी ड्यूरामीटर कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में 3 झिल्लियाँ होती है। पहला होता है पियामीटर, दूसरा झिल्ली होता है अरेचनोइड मीटर, और सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है वो होता है ड्यूरामीटर। ये मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा करता है। यह बहुत कठोर भाग होता है कि मस्तिष्क में यदि आपको ऊपर में चोट उट लगता है तो सबसे पहले ड्यूरामीटर ही उसको, ड्यूरा का मतलब ही होता है बहुत कठोर, मजबूत। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत स्तर होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से रक्षा करता है। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? आपको बताना है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। विकल्प ए विस्थापन, विकल्प बी उदासीनीकरण, विकल्प सी संयोजन, विकल्प डी अवक्षेपण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर जो दही के जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक है, यानी कि नीचे जो दिया गया द्वीप का जोड़ा है, इसमें 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, ये प्रश्न आपका कहता है। 4 विकल्प है आपके पास। पहला विकल्प है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, बी है दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, सी है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, और डी है पंबन तथा मन्नार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जो है, यह 10 डिग्री चैनल इसको अलग करती है। यानी इस दोनों द्वीप समूह के बीच से 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो गुजरता है, इसी को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच से जो है कि 10 डिग्री चैनल गुजरता है, इसलिए कहते हैं कि किस द्वीप युग्म से, तो अंडमान निकोबार द्वीप युग्म से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, और पंबन मन्नार यदि जानना चाहें तो भारत का यदि दक्षिणी हिस्सा आप इस तरह से देखते हैं, इस तरह से, तो यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये पंबन द्वीप से लेकर के मन्नार द्वीप तक जो है ये राम सेतु जो है आदम का पुल बना हुआ है। तो भारत के पंबन द्वीप से शुरू होता है और जो श्रीलंका का मन्नार द्वीप है वहाँ तक यह जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? 4 विकल्प है आपके पास, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और नाइजीरिया। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी नाइजीरिया, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नाइजीरिया शामिल नहीं है। यहाँ मैं जानकारी दे दूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका में एक प्रायद्वीप है। इसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश शामिल है, नाइजीरिया शामिल नहीं है। इसके बदले में क्या शामिल है? जिबूती। तो याद रखिएगा कि सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती जैसे देश जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। अगला प्रश्न संख्या 16 है, आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी? 4 विकल्प है आपके पास, ए कर्नाटक, बी गोवा, सी केरल, डी महाराष्ट्र।
तो आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम जो है केरल राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो गया आपका विकल्प सी, केरल राज्य से। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सर्वप्रथम केरल राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। 1960 में इसकी शुरुआत जो केरल विधानसभा के चुनाव के दौरान हुई थी। इसके बाद वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव के समय से जो है यह पूरे देश में जो है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इसका पालन किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस लौकिक साहित्य को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है? 4 विकल्प है आपके पास। ए महाभारत, बी रामायण, सी अभिज्ञान शकुंतलम और डी किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपके पास विकल्प बी रामायण। यानी कि वैदिक साहित्य जिसे धर्म प्रधान माना जाता है, वैदिक साहित्य धर्म प्रधान माना जाता है, जबकि लौकिक साहित्य को लोक व्यवहार प्रधान माना जाता है। क्या कहे कि वैदिक साहित्य को धर्म प्रधान माना जाता है, जबकि लौकिक साहित्य को लोक व्यवहार प्रधान माना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और वाल्मीकि ने ही इस रामायण की रचना की थी। ठीक है, और वाल्मीकि को क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण को और इसी को लौकिक साहित्य का चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है, रामायण को ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। निम्नलिखित दर्रे में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नीचे दिया गया दर्रा है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। विकल्प ए है जोजिला, लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। विकल्प बी है पीर पंजाल दर्रा, कुलगांव को कोठी से जोड़ती है। सी है बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और डी है भोरघाट दर्रा जो नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा भोरघाट दर्रा। एक्चुअली भोरघाट दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट पहाड़ी में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे को जोड़ता है। और यहाँ जो नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, यहाँ पर पालघाट दर्रा स्थित है। नीलगिरी एवं अन्नामलाई श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा स्थित है। और भोरघाट दर्रा जो पश्चिमी घाट में स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कदम्ब राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कदम्ब राजवंश का संस्थापक कौन था? 4 विकल्प है आपके पास। शांति वर्मन, विकल्प बी कुकुत्सवर्मन, विकल्प सी मयूर शर्मन, विकल्प डी कंगवर्मन। तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। मयूर शर्मन जो है वह कदम्ब राजवंश का संस्थापक था। मयूर शर्मन के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था। उसने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। कदम्ब शासकों की वंशावली की जानकारी तालगुंड स्तंभलेख से प्राप्त होता है। किस स्तंभलेख से? तालगुंड स्तंभलेख से प्राप्त होता है। आइए चलते हैं 20वें और आज के अंतिम प्रश्न पर। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत और किस देश की पहल है? तो नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत और किस देश की पहल है? 4 विकल्प है आपके पास। ए यूके, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी कनाडा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो है क्या कि हाल ही में भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। यह भारत और यूके की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। तो याद रखना है आपको, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत और यूके की संयुक्त पहल है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का
सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह ना सिर्फ दरोगा परीक्षा के लिए बल्कि सभी राज्यों की पीसीएस परीक्षा के लिए और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बने रहिए सेट्स के साथ, शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।